class 6. Open your science books, unit number 5. Our midterm second chapter is air. On page number 40. Air means हवा. Air is used to propel the hovercraft. Air जो है वो होवरक्राफ्ट को आगे धकेलने में या उसकी मूवमेंट में भी मदद करती है. द पिक्चर ऑफ होवरक्राफ्ट. होवरक्राफ्ट एक ऐसा क्राफ्ट है जो मूव करता है द लैंड, सरफेस ऑफ द लैंड और सरफेस ऑफ द वाटर, जो ज़मीन या पानी की सतह पर मूव करता है और इसकी मूवमेंट हवा के प्रेशर से होती है. Now come on page number 41. The earth is surrounded by a layer of air which is like a huge ocean. हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द या वो हवा की लेयर ऑफ एयर मीन्स हवा की तह से उसके इर्द गिर्द जो है वो हवा की ऐसी तह है which is like a huge ocean, जो एक बड़े ओशन की तरह है, एक बड़े समंदर की तरह से हमारी अर्थ को जो है वो कवर्ड किया हुआ है. इट एक्सटेंड्स hundreds of kilometers above the surface of the earth. ये सरफेस ऑफ द अर्थ की या ज़मीन की सतह से तकरीबन 100 किलोमीटर तक फैली हुई है. This ocean of air is called the atmosphere. एयर के इस ओशन को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर के मीन्स आबो हवा के होते हैं. The atmosphere is made up of several layers of air containing mixture of different gases. एटमॉस्फेयर बहुत सारे लेयर्स से मिलके बनी है, एयर्स की बहुत सारी तह से मिलके बनी है और उसके अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर भी इंक्लूड है. About 1/5 of the air is oxygen. वो गैसेस जो हमारी हवा के अंदर इंक्लूड है, हमारी हवा के अंदर शामिल हैं, उनमें अब 1/5 पोर्शन जो है एयर में मौजूद ऑक्सीजन गैस का है. Nearly the 4/5 is a gas called nitrogen. तकरीबन जो 4/5 पार्ट जो है वो नाइट्रोजन गैस शामिल है. एंड द रेस्ट इज मेड अप ऑफ एरागोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस. इसके अलावा कुछ और गैसेस भी शामिल हैं जिनमें एरागोन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी तमाम गैसेस की स्मॉल क्वांटिटी, कम मिकदार शामिल है. ऑक्सीजन इज एन इम्पॉर्टेंट गैस. ऑक्सीजन यानी कि O2 ये बहुत ही अहम गैस है. इट हेल्प्स ऑल लिविंग थिंग्स टू स्टे अलिव एंड हेल्प्स थिंग्स टू बर्न. ये मददगार होती है लिविंग थिंग्स के जिंदा रहने में और इसके साथ बर्न किसी भी चीज़ के जलने में. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे टू मेक देयर फूड. प्लांट्स दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं या अपने अंदर लेते हैं क्योंकि उन्हें सनलाइट या सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा मेक करनी होती है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस की क्या खुसूसियात हैं? इट इज़ अ क्लियर कलरलेस गैस विथ नो स्मेल. ये एक क्लियर, साफ, बेरंग गैस है जिसमें किसी भी किस्म की स्मेल शामिल नहीं होती है. इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. ये पानी में हलपजीर होती है. सॉल्युबल मीन्स हलपजीर होना. कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होती, स्लाइटली यानी कि इनकम्प्लीट सॉल्युबल गैस होती है. इट रिएक्ट्स विद अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस टू फॉर्म ऑक्साइड गिविंग आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी. ये बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है और इसके रिएक्शन से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो ऑक्साइड्स होता है.
जैसे अगर कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन का रिएक्शन फॉर्म करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो न्यू गैस या न्यू सब्सटेंस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहलाता है। तो इसी तरह बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे एलिमेंट्स का हम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो न्यू सब्सटेंसेस जो फॉर्म होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का एलिमेंट मौजूद होता है। Its two important reactions are respiration and combustion of fuels. इसके दो अहम फंक्शन या दो अहम रिएक्शन जो होता है वो रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के लिए एक तो ये बहुत अहम है, दूसरी कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स कहा जाता है ईंधन को, कि ये आग बुझाने वगैरह के काम या फ्यूल की कंबस्शन मीन्स बुझाना, उनके जलाने की मदद देती है। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के क्या यूजेस हैं, किस तरह से इसको यूज किया जाता है। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ब्रीथिंग एंड बर्निंग। ऑक्सीजन का इस्तेमाल सांस लेने और जलने के अमल के लिए काम आता है। इट इज फिल्ड इन द सिलेंडर ऑफ द डाइवर्स एंड माउंटेनियर्स। ये गैस सिलेंडर्स, डाइवर्स कहते हैं तैराकों को, जो अंडर द सी जाते हैं, जो समंदर की तह के अंदर लोग जाते हैं, उन्हें कहा जाता है तैराकों या डाइवर्स। एंड माउंटेनियर्स वो लोग जो पहाड़ों पर जाते हैं, जैसे कि केटू वगैरह या हिमालयस पहाड़ है, जब इनके ऊपर हम जाया जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती है, लिहाजा बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की नीड होती है वो कम होने की वजह से माउंटेनियर्स या डाइवर्स जो होते हैं, जो लोग पानी के अंदर जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की ज़रूरत को, यानी कि जितनी ऑक्सीजन की उन्हें एक ह्यूमन बीइंग को नीड होती है वो पूरी की जा सके। इट इज यूज्ड इन ऑक्सी एक्सिटाइल टॉर्चेस फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। इस गैस का इस्तेमाल वेल्डिंग में भी किया जाता है या आयरन की कटिंग के लिए भी किया जाता है। स्पेस रॉकेट्स कैरी लिक्विड ऑक्सीजन एज फ्यूल। स्पेस रॉकेट, खला, स्पेस मीन्स खला, वो रॉकेट जो खला के अंदर भेजे जाते हैं उनके अंदर भी ऑक्सीजन गैस एज अ फ्यूल, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हम किसी भी कार को या किसी भी व्हीकल को रन करने के लिए पेट्रोल या गैस की ज़रूरत होती है, एलपीजी गैस की, तो बिल्कुल सेम इसी तरह जब रॉकेट को खला में, स्पेस में भेजा जाता है तो उसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन गैस फिल्ड की जाती है। उसके फिल्ड करने का रीज़न यही है, ये हवा से बहुत ज़्यादा हल्की होती है, लाइट गैस होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड गैस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है। इट इज अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल। ये गैस भी कलरलेस, बेरंग होती है, विद नो स्मेल, किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होती है। इट इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये भी पानी के अंदर हलपजीर होती है। It is not very reactive like oxygen, but it is combined with hydrogen to form ammonia. ये गैस ऑक्सीजन की तरह से तो अपना रिएक्शन जाहिर नहीं करती है, लेकिन जब इसको हाइड्रोजन के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो अमोनिया फॉर्म करती है। It also combines with oxygen at high temperature to form oxides of nitrogen. अगर इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हाई टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी फॉर्म करती है। और पेज नंबर 42, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस के क्या यूजेस हैं, कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स कहा जाता है कीमियाई खाद को।
जितनी भी केमिकली खाद जब इस्तेमाल की जाती है फील्ड या खेतों के अंदर, उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स कहा जाता है, जिसमें कि अमोनिया जो है वो इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर फ्रीजिंग फूड। इसके साथ ही नाइट्रोजन की लिक्विड फॉर्म जो है वो फूड को फ्रीज करने में काम आती है। इट इज यूज्ड इन engineering to freeze the liquid in damaged pipes before repairing them। इसके अलावा ये उन डैमेज पाइप्स में भी काम आती है, डैमेज पाइप्स की रिपेयरिंग के काम आती है कि अगर इन गैस को किसी भी डैमेज पाइप के अंदर शामिल किया जाए या गुजारा जाए तो उनको फ्रीज कर देती है और उनकी रिपेयरिंग से पहले इस गैस को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज पम्प्ड इनटू ऑल स्टोरेज टैंक्स टू प्रिवेंट फायर्स। ये ऑयल स्टोरेज टैंक, जहाँ वो टैंक जहाँ पर ऑयल को स्टोर करके रखा जाता है, उनमें एज अ फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन फूड पैकिंग टू कीप द फूड फ्रेश। इसके अलावा फूड की पैकिंग के दौरान भी इस गैस को यूज़ किया जाता है ताकि फूड या ग़िज़ा लंबे अरसे तक फ्रेश रह सके। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल। ये गैस भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तरह कलरलेस और नो स्मेल बेबू होती है, बेरंग और बेबू गैस है। इट इज हैवियर देन एयर, लेकिन ये ऑक्सीजन के मुकाबले में, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन किया जाता है, इसको दोनों गैस को कंपेयर किया जाए तो ऑक्सीजन जो होती है वो लाइट होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हैवी गैस होती है हवा से। इट डज नॉट हेल्प थिंग टू बर्न, ये चीज़ों को जलने में मदद नहीं देती है। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर फॉर्मिंग अ वीक एसिड कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। ये भी पानी में हल पजीर होती है और इसके साथ एक वीक किस्म के एसिड फॉर्म करती है जिसे कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर में कहता है आग बुझाने वाले आलात जो होते हैं, जो कि फायर फाइटर्स यूज करते हैं, उन्हें कहा जाता है। इट इज यूज इन कोल्ड ड्रिंक्स टू मेक देम फिजी। इसके अलावा इसका यूज कोल्ड ड्रिंक्स पे किया जाता है टू मेक देम फिजी, बनाने के लिए। यानी कि अगर फिजी मीन्स जिसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा होती है, एसिड को इंक्रीज करने के लिए CO2 गैस का यूज किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कॉल्ड ड्राई आइस इज यूज्ड टू कीप फूड फ्रोजन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को ड्राई आइस भी कहा जाता है, जो फूड को फ्रोजन करने में, फूड को ठंडा रखने में मदद देती है। यानी कि जो भी हमारे होम में डिफ्यूजर्स और AC वगैरह मौजूद होते हैं, इनके अंदर जो गैस फिल की जाती है वो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर, उसकी कौन कौन सी तह हैं? फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर। The troposphere is the layer nearest to the surface of the air. ट्रोपोस्फेयर लेयर जो होती है वो अर्थ की सतह के करीब होती है। It is about 10 kilometers thick at the poles and 16 kilometers thick at the equator. ये तकरीबन 10 किलोमीटर उसकी थिकनेस होती है पोल्स के करीब और 16 किलोमीटर की थिकनेस इक्वेटर के करीब होती है। 1/5 of the troposphere is made up of the oxygen and 4/5 is made up of nitrogen. ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर
1/5 पार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन शामिल होती है, जबकि 4/5 जो पार्ट होता है वो नाइट्रोजन का होता है। अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, एरागन आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। इसके अलावा दूसरी गैसेस भी इस लेयर के अंदर मौजूद होती है, जिसमें एरागन और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड है, लेकिन बहुत कम मिकदार में मौजूद होती है। सेकेंड लेयर, ट्रोपोपॉज। The tropopause is the above the troposphere. ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है। It is the boundary between the troposphere and the stratosphere. ये एक बाउंड्री बना के रखती है, यानी इर्द-गिर्द एक ऐसी उसकी तय होती है इन दोनों लेयर्स के दरमियान, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बिटवीन, उनके दरमियान एक बाउंड्री की शक्ल में मौजूद होती है। Going upward from the surface, it is point where air cease to cool with height. जब ये सतह से ऊपर की तरफ जाती है तो हवा को ठंडा कर देती है, उसकी हाइट जैसे जैसे ऊपर जाती है तो हवा को ठंडा कर देती है, and becomes almost completely dry, और इसके साथ ये मुकम्मल तौर पर खुश्क भी हो जाती है। It does not have enough oxygen for living things to survive in. इसके अंदर हवा, इस लेयर में लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन की इतनी क्वांटिटी नहीं मौजूद होती कि कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी जानदार इस लेयर पर सरवाइव कर सके। और पेज नंबर 43, थर्ड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। The stratosphere is above the troposphere. स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर मौजूद होती है। It is 3 kilometers thick and it contains a gas called ozone, which is likely oxygen. ये 3 किलोमीटर थिक होती है, यानी कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान अगर उनका डिस्टेंस, उनकी थिकनेस को जो है वो मालूम किया जाए तो तकरीबन 3 किलोमीटर जो होती है वो थिक होती है। और इसमें जो गैस इंक्लूड होती है वो ओजोन होती है, जो कि ऑक्सीजन की तरह से होती है। ऑक्सीजन की लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर पर मौजूद होती है। It's form a protective shield around the earth which stops the harmful rays of the sun from reaching it. ये लेयर एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पर काम करती है। प्रोटेक्टिव शील्ड कहते हैं बचाव से, किसी भी हमले से, किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से, हार्मफुल मटेरियल से बचाने के लिए जो शील्ड जो इस्तेमाल की जाती है उसे प्रोटेक्टिव शील्ड कहा जाता है। हार्मफुल रेज सूरज की ऐसी नुकसानदेह शुआएं जो कि जमीन पर आके नुकसान का बाइस बनती है लिविंग थिंग्स के लिए भी और लिविंग थिंग्स मटेरियल्स की भी, तो उन रेस को वो जमीन तक आने से रोकती है। आइनोस्फीयर, लास्ट जो एटमॉस्फेयर के लेयर है वो आइनोस्फीयर है। द टॉप लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द आइनोस्फीयर। सबसे टॉप लेयर, ऊंची लेयर जो कि टॉप पर मौजूद होती है वो आइनोस्फीयर होती है। दिस इज वेरी लिटिल एयर प्रेशर प्रेजेंट इन इट। इस लेयर में हवा का बहुत ही कम प्रेशर मौजूद होता है, हवा का कम दबाव मौजूद होता है। अबाउट 16 किलोमीटर्स above the earth, the atmosphere fades into space. जमीन से तकरीबन इस लेयर का फासला 1600 किलोमीटर तक होता है। The atmosphere protects the earth from becoming too hot. एटमॉस्फेयर किस तरीके से अर्थ को, जमीन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से रोकती है, कैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ करती है। When rays from the sun reach the earth, they meet the air. जब सूरज से रेस ज़मीन तक पहुँचती हैं और वो हवा के साथ मिल जाती हैं, they also meet clouds and particles.
मिलने के बाद ये क्लाउड्स और डिफरेंट पार्टिकल से जब इनकी मिलती हैं, some of the rays are reflected back into the space and some are absorbed by the clouds and dust particles. जैसे ही सूरज की रेस, सन रेस जमीन के ऊपर पहुंचती हैं, तो जमीन के ऊपर पहुंचने से पहले वो क्लाउड्स यानी कि बादल और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, सबसे पहले ये रेस उनसे आके टकराती है। जब ये उनका इन दोनों चीज़ों के साथ रिफ्लेक्शन होता है, तो जितनी भी इसकी एब्जॉर्प्शन होती है वो क्लाउड्स अपने अंदर करते हैं। सम ऑफ द रेस पास थ्रू एंड हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ। कुछ रेज होती हैं वो पास होती हैं, और वो जब पास होती हैं तो जमीन के ऊपर हीट दे रही होती हैं। अगर जितनी भी रेस, सूरज से निकलने वाली तमाम रेस अगर डायरेक्टली अर्थ या जमीन तक पहुंचती है, तो ये जमीन को नुकसान पहुंचाती है, या उसमें मौजूद जितना भी मटेरियल है उन सबको नुकसान पहुंचाने का बाइस बनती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट मौजूद होती है। यही रीज़न है कि ये ज़मीन पर पहुंचने से पहले जो स्काई है या आसमान, क्लाउड है, बादल है, उनसे टकराती है। उसके बाद ये जितने भी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर मिक्स हो जाती, और उसके बाद उसका एक हिस्सा या वन पार्ट जो होता है वो ज़मीन पर पहुंच रहा होता है। The surface of the earth and the atmosphere also lose heat by radiating it back into space. If this did not happen, the earth would become hotter and hotter. एटमॉस्फेयर, सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन की तह में जब ये एटमॉस्फेयर अपनी हीट को लूज करती है, तो जितनी भी रेडिएशंस होती है वो दोबारा से खला में चली जाती हैं। अगर ऐसा ना हो तो अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म, बिकम हॉटर एंड हॉटर, अर्थ जो है वो हॉटर है, गर्म से गर्म तर होती चली जाए। अगर ये रेडिएशन जो कि जमीन, सूरज से जो रेडिएशन जो शुआएं ज़मीन की तरफ पड़ती है, अगर ये रिटर्न बैक ना हो तो ज़मीन मुस्तकिल तौर पे गर्म रहे। It will become very difficult for plants, animals and human beings to live on earth. और ये तमाम जानदारों के लिए अर्थ पर सरवाइव कर जाना, अपनी ज़िंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, एटमॉस्फेयर एंड विंड। एटमॉस्फेयर और विंड मीन्स, विंड कहते हैं हवा को। द एयर अराउंड द अर्थ इज नेवर स्टिल। जमीन के इर्द गिर्द जितनी भी हवा है वो कभी भी रुकती नहीं है। इट इज मूविंग ऑल द टाइम। ये तमाम टाइम हरकत करती रहती है, और इस मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, थर्मल्स। When the surface of the earth heats up, it warms the air near the ground. जब भी अर्थ की सरफेस गर्म हो जाती है, तो गर्म होने की वजह से वहाँ पर ज़मीन पे मौजूद उस पार्ट की एयर या हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है। गर्म इसलिए जाती है कि सूरज या सन से जो डायरेक्टली हीट आ रही होती है ज़मीन पर, तो जितना भी आसपास का एरिया हो जाता है ज़मीन से ऊपर का या ज़मीन से करीब हिस्सा, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। वार्म एयर एक्सपेंड्स एंड बिकम लाइटर देन द सराउंडिंग एयर एंड सो इट बिगिंस टू राइज। वार्म एयर या गर्म हवा हमेशा फैलती है, एक्सपेंड कर जाती है, बिकम लाइटर, और इसके साथ ये हवा जो होती है वो हल्की भी होती है। हल्की होने की वजह से ये हवा में मोहल्ले हो जाती है या हवा के अंदर शामिल हो जाती है, और ऊपर की तरफ जो होती है वो उठना शुरू कर देती है। द राइजिंग करंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द थर्मल। हवा के इस ऊपर उठने को हम थर्मल कहते हैं। थर्मल आर यूज्ड बाय ग्लाइडर, पायलट्स एंड बर्ड्स टू फ्लोट इन द एयर। थर्मल, अगर ये हवा के अंदर थर्मल मौजूद ना हो, यानी कि अगर ये वार्म एयर जो कि ज़मीन के करीब होती है और ये हवा में शामिल ना हो ये हीट,
तो हवा जो होती है वो बजाय लाइट होने के हैवियर होती जाएगी, और जब हवा हैवियर होती जाएगी तो जितने भी ग्लाइडर्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो फ्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये उस सूरत में या उस वे में उस पाथ पे ये फ्लाई कर रही होती है जिस पाथ पे ये थर्मल्स मौजूद होते हैं, यानी कि वहाँ पर हवा हल्की होती है। When it cools, the air sinks towards the ground again. जब ये हवा ऊपर जाती है, जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है तो ये ठंडी हो जाती है और ये दोबारा जो होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो इस प्रोसेस को, जहाँ पर हवा ज़मीन से टकराकर ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद ये हल्की होती है और हवा के अंदर शामिल होती है, तो उस प्रोसेस को हम थर्मल्स कहते हैं। Thus, inshallah, we'll continue our lecture page number 44 from the next class.